हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। एक ऐड आता था काफ़ी पहले, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, बस वही है। आपके मैट्रिमोनियल केसेज में आप कैसे काम करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पर एक आइडिया, एक आपका प्लान अगर आपने सही तरीके से बना लिया, रूपरेखा बना ली, उसके बाद ही आपको चलना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। सिंपली क्या होता है कि जब आपको कोई घर बनाना होता है ना, तो पहले आप किसी आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाते हैं ताकि बाद में चीजें तोड़फोड़ ना करनी पड़े या कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि आपकी मर्जी से नहीं हुआ है, जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं है। तो पहले आप एक नक्शा बनवाते हैं, या और ज्यादा सेटिस्फाई होने के लिए पहले आप एक 3D प्लान भी बनवाते हैं, कई बार एलिवेशन प्लान बनाते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप मकान पर पैसा लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम मैट्रिमोनियल केसेस लड़ते हैं, हमें पता होता है कि ये सालों चलेंगे, हमें पता होता है इसमें हमारी हैरेसमेंट भी और पैसा भी लगना है, लेकिन इसके बावजूद हम कोई प्लान नहीं बनाते। इस कान से सुना इस हाथ से कर दिया, इस कान से सुना इस हाथ से कर दिया। इस तरह से हम केसेज में चलते हैं और कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। दोस्तों यहां सबसे पहले आपको यह चाहिए कि जब आप मैट्रिमोनियल केसेज में पहला स्टेप लें, उससे पहले आपका एक पूरा प्लान तैयार होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। आज से लेकर के अगले 3 साल तक का प्लान आपके पास होना चाहिए कि ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे, अपनी तरफ से ये नहीं करना है, उसका ऐसे होने पर ऐसे करना है। सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए। पहले आपका एक फ्रेम तैयार होना चाहिए, उसके बाद उस फ्रेम पे काम करना है। कोई फ्रेम तैयार नहीं होता। आप देखिए, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने प्लान बनाया होगा या जिन्होंने कभी स्ट्रेटेजी बना के केसेस लड़े होंगे? कभी नहीं। एक बंदे के पास गए, उसने कोई राय दी, उस राय को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उससे या तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ, फिर दूसरी राय ली, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह से आप लोग चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, देखिए प्लानर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा आजकल जब हम वेडिंग तक करते हैं ना, तो इतनी सारी चीजें होती हैं, ये मैनेज करो, ये मैनेज करो, ये मैनेज करो। आजकल लोग क्या करते हैं, प्लानर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भैया सब कुछ आप प्लान करो, कैसे करना है, हमें वेडिंग सेरेमनी में या हमारे फंक्शन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हो जाता है और वो प्लानर अपना जो पैसा है वो इसी काम के लेता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों आपको यहां पे ऐसे ही चलना है। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुद समझदार हैं, तो आप अपना प्लान खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। आपके जो वकील साहब हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं और सारी राय को सुन करके सजेशन लेके, बाकी आपके लिए इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, गूगल में इतनी जानकारियां हैं, सब कुछ सोच समझ के आप पहले एक प्लान बना लें। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना है। अब दोस्तों यहां पर कुछ प्रिकॉशंस की भी बात आती है। जब आपके ऊपर ऐसे मामले हो जाते हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि आपको अपनी तरफ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 9 फाइल नहीं करना चाहिए। आपको अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना चाहिए। इन दोनों का ही आज के समय पे नुकसान होता है, अपना टाइम और पैसा वेस्ट होता है। इसकी जगह हमें अपना टाइम और पैसा उस जगह पे लगाना चाहिए जहां से हमें उम्मीद हो कि कुछ राहत मिल जाए। सेक्शन 9 के केस में आज के समय पे सिर्फ इतना ही होता है कि आप सेक्शन 9 डालते हो, सामने वाली पार्टी आपके ऊपर और केसेस डाल देती है, उसके बाद आपका सेक्शन 9 पड़ा रहता है, सामने वाली पार्टी एक बार उसमें अपीयर हो जाती है, उसके बाद आती तक नहीं है और आप अगले 4-5 सालों तक सेक्शन 9 को बेवजह लड़ते रहते हो। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब तक आपका सेक्शन 9 डला हुआ है तब तक आपका डाइवोर्स नहीं डल सकता। पहले सेक्शन 9 खत्म होगा, उसके बाद ही डाइवोर्स डलेगा। अब आप इसको अगर विड्रॉ भी करते हो तब भी कहीं ना कहीं आपके ही माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी कहती है देखो ये तो रखना ही नहीं चाहता था, इसने गलत केस डाला इसीलिए विड्रॉ कर लिया। तो कुल मिला के बात यह है कि इससे आप फंस जाते हो। ये सेक्शन 9 आज के समय पे एक ऐसी हड्डी बन चुकी है जिससे ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। करेंगे क्या? तो दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो ये रहता है कि भैया सेक्शन 9 ना डलवाएं, उसकी जगह और कोई अच्छा प्लान बनाएं। इसी तरह से कई प्लान हो सकते हैं। कई लोग सेक्शन 9 से शुरुआत करते हैं कि हम पहले सेक्शन 9 डालेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। हमारी प्लान करने का तरीका अलग है, किसी और का कुछ अलग होगा, आपका कुछ और हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी है, जरूरी है प्लान करना चीजों को। जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक कभी किसी का हैरेसमेंट हुआ, किसी कोई दिक्कत हुई। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो एक एक स्टेप फूक फूक कर रखते हैं, एक एक चीज समझ करके तब आगे बढ़ते हैं। ऐसे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम वही होती है जहां पर आप शफलिंग करना शुरू कर देते हो, कभी इधर की चीज पकड़ी, कभी इधर की चीज पकड़ी और काम कर दिया। दोस्तों इस तरह नहीं करना चाहिए। एक हमारी हिंदी कहावत भी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये काम नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो हमेशा आपके काम में गड़बड़ होगी। आपको यह डिसाइड करना है पहले कि आपको लड़ना कैसे। आपको ये डिसाइड करना है कि लड़की जो केसेस करेगी उसका डिफेंस हमें कैसे करना है। आपको यह डिसाइड करना है कि अगर हमें ऑफेंस मोड में आना है, हमें काउंटर केसेज में जाना है, तो हमें कौन कौन से काउंटर केसेज करने हैं और किस स्टेज पे करने हैं, किस टाइम पे करने हैं। ऐसा भी ना हो कि काउंटर केसेज के चक्कर में आप फंस जाए। ये भी बहुत हो रहा है दोस्तों आजकल। काउंटर केसेज के नाम पे लोग इतना ज्यादा अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक जनरल टाइप में काउंटर केस कर देते हैं। लाइक किसी ने डिफेमेशन डाल दिया, किसी ने इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर दी, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और। इसका फायदा नहीं मिलता है आपको। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो यदि कहने का मतलब है आपका काउंटर केस में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यानी वैसे तो तरीका यह है कि जब भी आपका मैट्रिमोनियल विवाद शुरू ही हो
तो वहां से लेके पूरा काउंटर केसेस तक और फाइनल जजमेंट तक का प्लान आपके पास होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते जाओ, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। टाइम लगेगा, अगर आप बेसब्रे हुए, आप इंपेशेंट हुए, तो फिर आपको दिक्कत आनी तय है और कोई आपको बचा नहीं सकता उसमें, क्योंकि यहां पर इंडियन जुडिशरी में ये क्लियर होता है कि टाइम लगता है। इंपेशेंट होकर तो बिल्कुल काम नहीं चलता, अगर आप मेल हैं तब भी और अगर आप फीमेल हैं तब भी। फीमेल भी ये बिल्कुल ना सोचें कि आज मैं केस डाल दूंगी और जो है अगले महीने मुझे मेंटेनेंस मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडियन जुडिशरी में हर चीज में टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब हो सकता है आप में से कई सारे लोग सोच रहे हो कि मैंने ये तो आपको बता दिया लेकिन ये नहीं बताया प्लान क्या। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तो आपके मामलों की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है ना, कि भाई हर एक का मामला अलग होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए ऑब्वियसली प्लान अलग बनेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और भी कई सारी कैटेगरी होती है। कई लोग ऐसी जॉब में होते हैं कि उनकी जॉब पर प्रॉब्लम आ सकती है किसी वजह से। कई लोग ऐसी जॉब में होते हैं जहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और भी इतनी सारी कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे आप प्लान तैयार करते हो। एक जनरल प्लान सभी के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो सकता कि मैं कुछ आपको बोल दूं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो और सभी वैसा वैसा करने लग गए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी बात हमें नहीं बतानी है किसी को भी जिससे किसी का नुकसान हो। इसके साथ साथ आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि इस तरह से इस गेम को मत खेलो कि आंखें बंद करके हम गोटियां फेंक रहे हैं और कौन सी गोटी कहां जाती है हमको पता ही नहीं। इससे हमेशा आगे जाकर के आप फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारे क्लाइंट्स में, हमारे व्यूअर्स में, जो कि पिछले कई कई सालों से 10-10, 12-12 सालों से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और आज के समय पे वो किसी से कंसल्ट करते भी हैं, वो केस की हालत देखता है, कहता है यार मैं क्या करूं इसमें। तो कुल मिला के बात यह है, कोई रेमेडी बचती नहीं है। जो कुछ आप कर सकते हो, जो मैनेजमेंट आप कर सकते हो, इनिशियल स्टेज पे ही कर सकते हो। शुरुआत से सही तरीके से चलोगे, सब चीज मैनेज हो सकती है। बाद में आगे जाके 2-4 साल गुजर गए आपके केसेस को, फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो जो लकीर खिंच गई उसी लकीर को फॉलो करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। मुझे नहीं पता दोस्तों मैं आप तक वो चीज पहुंचा पाया या नहीं जो कि मैं अपने मन में सोच रहा था, फिर भी मेरी कोशिश रही है। बाकी उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग मेरी बात को जरूर समझेंगे मैंने जो कहा है, और बहुत ही ईजिली और आराम से आगे अपने अपने केसेज में बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।